हेलो एवरीवन, मैं आयुषी भार्गव मौर्य गुरु क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट वो डिस्कस कर रहे थे, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस हम साथ में इसके जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे ताकि वो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाए आगे वाली क्लासेस के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, गैंग एज इज एसोसिएटेड विथ एज एंड डिलेड डेवलपमेंट इज। अब इधर आपके दो क्वेश्चन पूछे हैं एक ही क्वेश्चन में कि जो गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। सो गैंग एज के बारे में ही आपसे दो चीजें पूछी हैं तो आपको उनका हिसाब से आंसर देना है। अब गैंग एज हम ये देख सकते हैं, गैंग एज में सबसे पहले 3 to 6 ईयर्स, फर्स्ट ऑप्शन आपका बोल रहा है 3 to 6 ईयर्स। और लैंग्वेज मतलब डिले डेवलपमेंट किस में होगा, लैंग्वेज में होगा। सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है कि 8 to 10 ईयर्स और दूसरा डिले डेवलपमेंट किस में होगा, समाजीकरण में यानी सोशलाइजेशन में होगा। थर्ड 16 to 19 ईयर्स और मोरालिटी यानी 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता में होगा डिले डेवलपमेंट यानी विलंब विकास। ठीक है, अब जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 16 to 19 ईयर्स एंड कॉग्निटिव यानी कि 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मकता। तो इनमें आपके चेंजेस और आपको डिले डेवलपमेंट देखने मिलेगा। तो इसमें दो क्वेश्चन है कि गैंग एज कौन से साल वालों के लिए है और कौन से डिले डेवलपमेंट यानी कौन से विकास में विलंबता आपको देखने मिलेगी। तो अब हम दोनों क्वेश्चंस को देखते हुए चलते हैं। तो जो फर्स्ट है गैंग एज किससे एसोसिएटेड है, 3 to 6 ईयर्स तो बहुत अर्ली हो जाता है तो इससे नहीं है। 16 to 19 आपका अडोलेसेंस एज हो जाता है, उससे नहीं है। 16 to 19 ईयर्स तो ये तीनों ऑप्शंस तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी जो गैंग एज है वो इन्फेंसी से तो नहीं है, वो अर्ली चाइल्डहुड से भी नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेटली लेटर चाइल्डहुड से है जिसको हम गैंग एज बोल रहे हैं। ठीक है, और डिलेड डेवलपमेंट किस में होगा, यानी जो विलंब विकास है वो कौन से गैंग एज कौन से एज ग्रुप में होता है, तो वो होगा आपका इस वाले विकास में यानी समाजीकरण में यानी सोशलाइजेशन में। तो आपके दोनों सवालों के जवाब आपको मिल गए कि गैंग एज कौन सी एज से एसोसिएटेड है, यानी 8 से 10 वर्ष। ठीक है, यानी 8 to 10 ईयर्स। फिर डिले डेवलपमेंट यानी जो विकास में विलंब है वो कौन से एरिया में आपको देखने मिलेगा, तो वो देखने आपको मिल रहा है सोशलाइजेशन में यानी समाजीकरण में। तो इसका आंसर क्या हुआ, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, इंग्लिश में बोले तो 8 to 10 ईयर्स एंड सोशलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। गैंग एज हमेशा आप बोल सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड से एसोसिएटेड है, सॉरी अर्ली नहीं लेट चाइल्डहुड से आपके एसोसिएटेड है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इन्फेंसी में बच्चा बहुत छोटा होता है तो इन्फेंसी नहीं है, अडोलेसेंस में बच्चा ज्यादा बड़ा हो जाता है तो आप इसको लेटर एज में मान सकते हैं, यानी 7 to 11 ईयर्स वाली एज में आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेवलपमेंट इन चाइल्ड इज ऑफन डिवाइडेड। जो विकास है बच्चे में वो अक्सर इन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन से क्षेत्रों में, आइए देखते हैं। सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, फिजिकल यानी आपका हो गया शारीरिक, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, इमोशनल एंड सोशल दैट मीन्स आपका भावनात्मक और सामाजिक। ठीक है, इन सारे क्षेत्रों में वो बटा हुआ है। सो फार एज डेवलपमेंटल प्रोसेस इज कंसर्न यानी विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा डेवलपमेंटल प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद दीज डोमेन्स। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो आपको ये बोल रहा है डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। डेवलप हो रहे हैं लेकिन एक दूसरे पे इनका कोई फर्क नहीं है, दूसरों को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकास हो रहा है। ठीक है, मतलब एक दूसरे क्षेत्र में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली प्रोग्रेस कर रहे हैं। फर्स्ट वाले का मतलब ये है। ठीक है, सेकेंड वाला कह रहा है डेवलप इन एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक फैशन यानी एक एकीकृत और समग्र फैशन में विकसित हो रहा है वो। ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड पैटर्न में चल रहा है। ठीक है, थर्ड कह रहा है डेवलप पार्शियली यानी आंशिक रूप से विकसित हो रहा है।
जो भी सारे क्षेत्रों का है वो किसकी तरह विकसित हो रहा है, आंशिक रूप से विकसित हो रहा है। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं, जब हमने डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी तो हम ये जानते हैं डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर नहीं हो सकता। डेवलपमेंट में जितने भी एरियाज हैं, जैसे फिजिकल है या फिर आपका इमोशनल है या फिर आपका कॉग्निटिव है या फिर आपका मेंटल बोल लीजिए, मॉरल ले लीजिए, सोशल, ये जो सारे एरियाज हैं, ये जो सारे डोमेन्स हैं, ये हम जानते हैं कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस डेफिनेटली करते ही करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट आपके हो सकता है इमोशनल, कॉग्निटिव, मेंटल, मॉरल, सोशल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करे। हो सकता है जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है वो आपका फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करे। मतलब कि ये कि शारीरिक आपके संज्ञानात्मक या भावात्मक और सामाजिक को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और जो है आपका सामाजिक, भावनात्मक या फिर शारीरिक और संज्ञात्मक को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट यानी दूसरों को प्रभावित किए बिना इनमें स्वतंत्र रूप से विकास हो रहा है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि हर डोमेन का डेवलपमेंट दूसरे डोमेन के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता ही करता है। सो लाइक दे आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। ठीक है, वन डोमेन इज इन्फ्लुएंसिंग द अदर डोमेन। ठीक है, तो यानी ये तो नहीं है। डेवलप पार्शियली, आंशिक रूप से विकसित। ठीक है, यानी पार्शियली डेवलप हो रहा है इन सब में, लेकिन ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा था कि पार्शियल डेवलपमेंट हो रहा है, कि भाई फिजिकल में आधा डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल में भी आधा डेवलपमेंट हो रहा है और सोशल में भी आधा डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये तो हम जानते हैं आधा आधा डेवलपमेंट तो कहीं नहीं होता है, तो यानी पार्शियल डेवलपमेंट भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है डेवलप रैंडमली। अब ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से, जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे तो हमने देखा था जो डेवलपमेंट है आपका, जो डेवलपमेंट है वो हमेशा कैसे होता है, सीक्वेंशियल यानी क्रमिक तरीके से होता है, ऑर्डरली मैनर में होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा। कैसे होगा, सीक्वेंशियल होगा, ऑर्डरली होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, यानी क्रमिक तरीके से होगा और एक अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, तो जैसे अब क्या होगा, रैंडमली डेवलप भी नहीं है, डेवलप पार्शियली भी नहीं है, डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर भी नहीं है। तो विकास कैसे होगा, विकास एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक फैशन में होगा, यानी एक एकीकृत और समग्र फैशन में ही डेवलपमेंट आपका होगा, इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक फैशन में। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53, आइए देखते हैं। अब इसमें दो लोगों की बात हुई है, देखते हैं। नरेश और मुकेश की आयु समान है, यानी दे हैव सेम एज ग्रुप, मतलब दोनों सेम एज ग्रुप के हैं। ठीक है, दोनों की आयु समान है। दे शो क्वाइट डिफरेंस, यानी उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है, यानी दोनों के सोशल और मेंटल डेवलपमेंट में काफी डिफरेंस है। ठीक है, यानी काफी अंतर है किसके, नरेश और मुकेश के सामाजिक और मानसिक विकास में, यानी उनके मेंटल और उनके सोशल डेवलपमेंट में काफी डिफरेंस है। ठीक है, इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल। अब हमको इन चारों प्रिंसिपल्स में से बताना है कि कौन से प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि दो लोग हैं और उन दोनों का जो डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी डोमेन में, यहाँ पर डोमेन दे रखे हैं आपके, एरिया दे रखे, जो क्षेत्र हैं वो दे रखे हैं सामाजिक और मानसिक, दैट मीन्स सोशल और मेंटल। ठीक है, तो उसमें बता रखा है कि कौन से प्रिंसिपल की वजह से ये है, कौन से प्रिंसिपल बहुत अच्छे से इस चीज को दर्शाता है। ये विकास के निम्न सिद्धांत के कारण, कौन से कारण से हो रहा है, कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी। ये तो हमने प्रिंसिपल पढ़ा ही नहीं था, यानी परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न,
ये भी हमने कोई प्रिंसिपल नहीं पढ़ा था कि प्रेडिक्टेबल पैटर्न है। हाँ, हम ये कहते हैं कि थोड़ा बच्चे की डेवलपमेंट से हम ये देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई हमने प्रिंसिपल नहीं देखा था, यानी निश्चित और अनुमानित पैटर्न का सिद्धांत, तो ये भी नहीं है। फिर बात आती है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी समान पैटर्न का सिद्धांत। अब यूनिफॉर्मिटी क्या कहती है? जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी था या जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहता था, वो सीक्वेंस के बारे में बात करता था। वो ये बोलता था कि भाई एक ऑर्डर में होगा, जो विकास है या जो डेवलपमेंट है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर या सीक्वेंस में होगा जो सबके लिए यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ इंडिया में हूँ और मेरी कोई दोस्त है जो लंदन में, ठीक है, तो उन सबका डेवलपमेंट, लंदन में भी सारा डेवलपमेंट सेम तरीके से होगा, सेम ऑर्डर में होगा, सेम सीक्वेंस में होगा। इंडिया में भी वो पैटर्न सेम ऑर्डर में होगा, सेम सीक्वेंस में होगा कि बच्चा पहले बैबल करना सीखेगा, फिर लेटर्स वर्ड्स बोलना सीखेगा, फिर सेंटेंसेस पे आएगा, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा पहले सेंटेंस बोल ले फिर अल्फाबेट्स बोलना सीखे, नहीं। पहले बच्चा बैठना सीखेगा सपोर्ट के साथ, फिर बिना सपोर्ट के साथ, फिर वो चलना सीखेगा सपोर्ट के साथ, फिर बिना सपोर्ट के साथ चलना सीखेगा, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक ऑर्डर और सीक्वेंस में हो रहा है डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, तो यूनिफॉर्म पैटर्न में तो ये बता ही नहीं रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म या सीक्वेंस की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है ना। तो दो लोगों की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी व्यक्तित्व का सिद्धांत है, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल। अभी प्रिंसिपल क्या था, आइए ये देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या कहता था? वो ये कहता था दो लोग हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर सपोज हम चलिए मानते हैं एक है श्याम, एक है राम, ठीक है। श्याम ने 1 साल में चलना सीखा, ठीक है, बिना सपोर्ट के श्याम 1 साल में चलना सीख लिया, लेकिन जो राम है वो 1.5 साल में चलना सीखा। दोनों ने चलना सीखा, ठीक है, लेकिन राम ने 1 साल में और श्याम ने 1.5 साल में। तो ये जो डिफरेंस है, दोनों ने चलना ही सीखा, लेकिन एक ने 1 साल में, दूसरे ने 1.5 साल में। तो ये जो डिफरेंस है एक प्रॉपर चीज का कि चलना कब सीखा, वो हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि दोनों चलना तो सीख रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग एज पे सीख रहे हैं, ठीक है। दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो वो भी चलना सीख रहा है और श्याम भी चलना सीख रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग एज में चलना सीख रहे हैं। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि दो लोगों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी लोग 1 साल में चलना सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये बताता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तित्व का सिद्धांत, कि अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट, विकास होगा, ठीक है। ये सिद्धांत प्रिंसिपल क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? चलिए आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज। जो विकास है परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसने दिया है, यानी हु सेड दिस, हु गेव दिस स्टेटमेंट। ये जो एक डेफिनेशन है कि जो डेवलपमेंट है वो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यू एबिलिटीज में रिजल्ट करता है। मतलब जब भी डेवलपमेंट होगा, जैसे कि आप जब भी चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में जाते हैं तो कुछ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आप में आती हैं, आप कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे सीखते हैं, आप में और भी बहुत सारी न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यू एबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं, है ना। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जब आप एडोलेसेंस से अडल्टहुड में जाएंगे तो आपकी और कोई स्किल्स डेवलप होंगी, आपकी और एबिलिटीज डेवलप होंगी, आपकी और योग्यताएं बढ़ेंगी, है ना। तो ये बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था? क्या ये स्टेटमेंट जेसेल ने दिया था? नो।
क्या ये स्टेटमेंट मेरिडिथ ने दिया था? नो। क्या ये डुगलस और हॉलैंड ने दिया था? नहीं, ये दिया था हरलॉक ने। ठीक है, हरलॉक है, स्टैनले हॉल है, ये आपके डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें हरलॉक या फिर स्टैनले हॉल की ही दी हुई हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हरलॉक। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? हरलॉक ने। आपके एग्जाम में देखिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे जो आपको बताने होंगे किसने दिए हैं, तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसीलिए हम साथ में चैप्टर के क्वेश्चंस भी कवर अप करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग उससे हो पाए। ठीक है, तो इसका आंसर है हरलॉक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग यानी तर्क, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा एंड ऑब्जर्वेशन तथा निरीक्षण डेवलप्ड एट द एज ऑफ। ये बताना है इन सब का विकास कौन सी आयु में होता है या कौन सी उम्र में होता है। मतलब आपकी जो रीजनिंग की पावर है, ठीक है, जो तर्क देने की क्षमता है, जो क्यूरियोसिटी यानी जो जिज्ञासा है, और जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन यानी आपको मतलब निरीक्षण करना, वो कौन सी एज में डेवलप होते हैं। तो अब 7 वर्ष की उम्र में नहीं, 9 नहीं, 6 नहीं, 11 ईयर्स यानी 11 साल की उम्र में आपको ये देखने मिलेगा। यानी रीजनिंग भी डेवलप होगी, थोड़ी क्यूरियोसिटी भी होगी। रीजनिंग कैसे होगी? क्योंकि हम कंसेप्चुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। यानी जो कॉन्क्रीट डेवलपमेंट है वो यानी आपका लेटर चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाता है। तो उससे रीजनिंग आ रही है, क्यूरियोसिटी आ रही है और ऑब्जर्वेशन आ रही है। तो वो कौन सी एज में आपको देखने मिलेगा? वो आपको देखने मिलेगा 11 ईयर्स की एज में। ठीक है, तो हम लेटर चाइल्डहुड की ये बात कर सकते हैं कि ये लेटर चाइल्डहुड में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, जो आपका लेटर चाइल्डहुड होता है वो 7 to 11 ईयर्स होता है। अर्ली चाइल्डहुड आपका 3 to 6 ईयर्स, ठीक है, और आपका इन्फेंसी 0 to 2 ईयर्स, और फिर 11 ईयर्स के बाद में आपका 18 तक आपका एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम बोल सकते हैं लेटर चाइल्डहुड में 11 to 11 ईयर्स में आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। अब ये पूछ रहा है भाई फिजिकल डेवलपमेंट का एरिया कौन सा है, यानी शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है, कौन सा होगा इनमें से शारीरिक विकास का क्षेत्र। ठीक है, आइए चलिए वो देखते हैं। क्या नर्वस सिस्टम होगा, ग्रोथ ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों की वृद्धि, ठीक है, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी ऑल ऑफ द अबव, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। तो अब आपको ये देखना है कि जब शारीरिक विकास होता है, जब फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी बच्चे का, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है जिसको हम टुगेदर बोल रहे हैं कि शारीरिक विकास या फिर ये फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका नर्वस सिस्टम का भी डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल होगा। ग्रोथ ऑफ मसल्स मांसपेशियों की वृद्धि बिल्कुल होगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, बिल्कुल एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डेवलपमेंट भी हो रहा है, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब भी हम ये देखते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी में कोई भी चेंज आ रहा है, तो वो आपके वेट की वजह से, आपके मसल्स की वजह से, आपके नर्वस सिस्टम की वजह से, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से, सबका चेंज आपके फिजिकल स्ट्रक्चर में देखने मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट में सारे ऑप्शन यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, यानी उपरोक्त जितने भी हैं सारे आपके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। ये हमने पहले भी बात करी है, पहले क्वेश्चंस में भी, लेकिन देखिए आप क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी है, ये भी पूछ सकते हैं कि ये डेफिनेशन में कौन सी आपकी डेवलपमेंट स्टेज की बात करी है, या ये डेफिनेशन किसके बारे में है, या नाम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं उन्होंने किसके बारे में बात करी थी। तो ये जो डेफिनेशन थी ये हम जानते हैं स्टैनले हॉल ने दी थी,
जी स्टैनले हॉल, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि डैश इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। अब उन्होंने किस स्टेज की बात करी है वो पता करते हैं। इन्फेंसी के बारे में तो नहीं कहा था, यानी शैशवावस्था के बारे में तो नहीं कहा था, चाइल्डहुड बाल्यावस्था के बारे में भी नहीं कहा था, प्रौढ़ावस्था अडल्टहुड के बारे में भी नहीं कहा था। किसके बारे में कहा था? अडोलेसेंस, किशोर अवस्था के बारे में उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जो ये स्टेज है ये किसका पीरियड है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का पीरियड है, यानी तनाव एवं तूफान की अवस्था है। और किसने कहा था? जी स्टैनले हॉल, ठीक है। और इन्होंने एडोलेसेंस पे बुक भी लिखी थी, ठीक है। जब भी बात एडोलेसेंस की है तो आपको याद रखना है वो ज़्यादातर जो है जी स्टैनले हॉल ही उधर नाम आएगा, ठीक है। तो जी स्टैनले हॉल ने ही बात करी थी किशोरावस्था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किशोर अवस्था यानी एडोलेसेंस जो है वो स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज है, यानी तनाव और तूफान की अवस्था है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड, यानी विशेष अवधि के दौरान, ठीक है। ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड डेवलपमेंट इज एडवांस्ड, यानी विकास प्रगति करता है, डेवलपमेंट में एडवांस्ड हो रहा है, बट टेक्स रेस्ट इन द फॉलोइंग पीरियड, यानी लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है, ठीक है। टू कंसोलिडेट हिज डेवलपमेंट इफ फॉलोज द फॉलोइंग लॉ ऑफ डेवलपमेंट। तो आपको ये बताना है विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसारित करता है। अब हमने जब बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जब सिद्धांत पढ़े थे, तो हमने उनमें कोई सिद्धांत ऐसा पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि उस वाली एज में क्या होगा, बच्चा एक स्टेप आगे जाएगा, फिर वहाँ पे वो डेवलपमेंट होगा और फिर सेकंड स्टेज में वो वापस आएगा जहाँ पे वो आराम करेगा। जो उसने डेवलपमेंट किया है उसको उस स्टेज में वो आराम करेगा, ठीक है। जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल हो रहा है, वो लीनियर नहीं है, यानी वो सीधा नहीं है, वो घुमावदार है, वो स्पाइरल डेवलपमेंट है, ठीक है। यानी स्पाइरल डेवलपमेंट मतलब कि यहाँ पे बच्चा है तो पहले वो आगे जाएगा फिर वो वापस पीछे आएगा, क्यों? टू कंसोलिडेट हिज डेवलपमेंट, यानी समायोजन के लिए विराम करता है वो यहाँ पर, ठीक है। तो उस स्टेज को कौन सा प्रिंसिपल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है वो हमें बताना है कि इस चीज को कौन सा सिद्धांत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, वो सिद्धांत को हमें बताना। क्या वो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है? नहीं, क्योंकि जब हमने प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करी थी तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहता है कि पहले हमने दो हाथों का इस्तेमाल किया बच्चों ने, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करना सीखेंगे? सबसे पहले उन्होंने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखा, फिर पहले हाथ का इस्तेमाल, फिर उंगलियों का इस्तेमाल, फिर बाद में वो दोनों का इस्तेमाल साथ में करते हैं। तो इसको हमने बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी एकीकरण का सिद्धांत है, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या वो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है? नहीं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या था कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी वोम टू टोम, यानी आपकी गर्भ से आपकी कब्र तक डेवलपमेंट होता है, तो वो कंटिन्यू चलता है, तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी एक हर जगह एक यूनिफॉर्म पैटर्न होगा, एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर होगा जिसमें आपका डेवलपमेंट होगा, तो क्या ये वो एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट, यानी चक्रकार प्रगति का सिद्धांत इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि जो विकास है वो एक सीधी लाइन में नहीं होगा, लीनियर पैटर्न में नहीं होगा, वो एक स्पाइरल की तरह घूमेगा, ठीक है। और जब वो एक स्पाइरल की तरह घूमेगा तो क्या होगा, जैसे मान लो वो यहाँ से आगे गया, फिर वो यहाँ पे पीछे आ रहा है, जैसे ये आगे गया फिर ये पीछे आ रहा है। ये क्यों? एक स्टेज में उसने डेवलपमेंट किया, दूसरे स्टेज में वो आराम कर रहा है, तो उसका कंसोलिडेट करने के लिए डेवलपमेंट, ठीक है, समायोजन के लिए विराम करता है वो स्टेज में। तो ये कौन सा है? स्पाइरल एडवांसमेंट, ठीक है। इसीलिए हमने इसको स्पाइरल एडवांसमेंट बोला है, लीनियर डेवलपमेंट नहीं बोला है, ठीक है। आगे चलते हैं। टॉय एज रेफर्स टू, ठीक है। टॉय एज किसको रेफर कर रही है? खिलौनों की आयु कहा जाता है,
किसको कहा जाता है? टॉय एज, यानी जिसमें बच्चे खिलौने से खेलते हैं। टॉय एज मतलब ये कहाँ से आया? जब बच्चे टॉयज का यूज करें, जब बच्चे खिलौनों का इस्तेमाल करें, तो वो कौन सी एज में होगा? कितनी स्टेजेस हम जानते हैं? इन्फेंसी, ठीक है, जिसको हम बेबीहुड भी कह सकते हैं। उसके बाद आपका आता है अर्ली चाइल्डहुड, फिर आपका आता है लेट चाइल्डहुड, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एडोलेसेंस, फिर आपका आता है अडल्टहुड, ठीक है। ठीक है, अब जो इन्फेंसी है वो हम जानते हैं 0 to 2 ईयर्स की होती है। अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर्स, ठीक है। जो आपका लेट चाइल्डहुड है वो आपका 7 to 11 ईयर्स, 11 to 18 ईयर्स, और ये 18 प्लस ईयर्स, ठीक है। अब इसमें बेबीहुड, अर्ली चाइल्डहुड, बच्चे खिलौनों से सबसे ज्यादा कब खेलते हैं? बेबीहुड में, यानी इन्फेंसी में, ठीक है। बेबीहुड यानी इन्फेंसी, तो हम इसको बोलेंगे शैशवावस्था। अर्ली चाइल्डहुड में नहीं बच्चे इतना खेलते हैं, लेट चाइल्डहुड में भी नहीं, ऑल ऑफ दीज में भी बिल्कुल भी, इनमें से सभी तो नहीं है, ठीक है, यानी ऑल ऑफ द अबव नहीं है, लेट चाइल्डहुड भी नहीं है, अर्ली चाइल्डहुड और बेबीहुड। तो टॉय एज किसको कहा गया है? ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में भी बच्चे टॉय से खेलते हैं, लेकिन टॉय एज किसे कहा गया? स्पेसिफिकली खिलौने की अवस्था किसे कहा गया है? वो कहलाएगा आपका बेबीहुड, यानी शैशवावस्था में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी स्टेज को कौन सा नाम दिया गया है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा टॉय एज किसको कहते हैं? इन्फेंसी या बेबीहुड को। पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन किसे कहते हैं? एडोलेसेंस को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। अब मैंने आपको बताया, आपको इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यानी इनमें से कौन सा अर्ली चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मतलब कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अब अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड कौन सी एज का होता है? हमने देखा है 3 to 6 ईयर्स का होता है। तो उसमें कौन सी चीज डेवलप नहीं होती है? प्री गैंग एज, दल समूह में रहने की अवस्था, नहीं, ये तो नहीं है, ये तो हमने देखा था लेटर चाइल्डहुड की है। इमिटेटिव एज, इमिटेटिव एज हमको पता है, बच्चा इमिटेशन करना यानी अनुकरण करने की अवस्था कौन सी होती है? ये हमें पता है कि बच्चा इमिटेट कब करता है? इन्फेंसी में करता है, यानी 0 to 2 ईयर्स ऑफ एज में करता है। इमिटेशन क्या होता है? जैसे मैंने बोला, मैंने कोई एक्शन किया, ठीक है, तो बच्चा भी वो एक्शन रिपीट करेगा, बच्चा भी वो मुझे देख के वही चीज करेगा। तो वो जो चीज है, वो जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं इमिटेशन करना, ठीक है, यानी मेरी नकल उतारना, जो मैं कर रही हूँ उसको कॉपी करना। तो वो जो एज है वो हम बोलते हैं इन्फेंसी में होती है, 0 to 2 ईयर्स में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चनिंग एज होती है अर्ली चाइल्डहुड में, बच्चा क्वेश्चन करने लगता है कि स्काई ब्लू क्यों है, ट्रीज ग्रीन क्यों है, ठीक है, मून इतना ऊपर क्यों। तो ये जो सारी क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चनिंग एज भी प्रेजेंट होती है और प्ले एज भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि बच्चा अपने नए नए सोशल इंटरेक्शन करने लगता है, फ्रेंड्स के साथ जाने लगता है। तो प्ले एज भी है, क्वेश्चनिंग एज भी है और प्री गैंग एज भी है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि प्री गैंग एज भी है अर्ली चाइल्डहुड। क्यों? क्योंकि लेटर चाइल्डहुड गैंग एज होती है, तो उससे जस्ट पहले बच्चा अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाने लगता है, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं कि ये प्री गैंग एज भी है। कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? वो है इमिटेटिव स्टेट, यानी अनुकरण करने की अवस्था। क्योंकि वो किसका पार्ट है? वो कौन सी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है? वो है इन्फेंसी, ठीक है। तो वो इन्फेंसी की कैरेक्टरिस्टिक है, इमिटेट करना, अर्ली चाइल्डहुड की नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन ऑफ 6 to 11 ईयर्स एज ग्रुप नीड द फॉलोइंग फॉर लर्निंग। जो 6 से 11 वर्ष के बच्चे हैं उनको सीखने के लिए आवश्यक है। अब लर्निंग होनी है, ठीक है, हमने लर्निंग में जीन पियाजे की थ्योरीज पढ़ी थी।
जीन पियाजे ने कुछ स्टेजेस दी थी जिन्होंने उसमें बताया था, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम उनकी स्टेजेस देखेंगे। तो 6 to 11 ईयर्स एज ग्रुप में बच्चों को सीखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो देखते हैं। क्या उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज बाय द टीचर, कि भाई जो टीचर ने उन्हें सिखा दिया वो नहीं, यानी शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण नहीं। प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेमोराइजेशन, यानी रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं। बच्चा इस उम्र में रटने की, उसको अवसरों की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की मोटिवेशन टू अटेन हाई रैंक इन द क्लास, वो भी नहीं है। ठीक है, तो क्या बचा? अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं जो ये 6 to 11 वाली स्टेज होती है, ये कौन सी स्टेज होती है? ये होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये जीन पियाजे ने इनकी बात करी थी, जब हम आगे देखेंगे तो हम बात करेंगे। तो ये जो 6 to 11 वाली एज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें उन्होंने बताया है कि बच्चे को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस मतलब जो चीज़ें सामने दिखाई दे रही है, जैसे टेबल, चेयर, ठीक है, ग्लास है, जो भी बॉल है, तो जो मतलब एग्जिस्ट करती हैं, जो हम जिनको छू सकते हैं, वो बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उन्होंने बोला बच्चे को लर्निंग के लिए ऐसी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जो कि कॉन्क्रीट है, जो हम देख सकते हैं, जिनको हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है कॉन्क्रीट एक्टिविटीज़ या कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को, यानी मूर्त क्रियाओं और अनुभवों की, जिनकी कोई शेप है, जिनकी कोई मूर्त है। ठीक है, तो उनकी बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है सीखने के लिए 6 से 11 वर्ष, जिसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी, अगर हम पियाजे की थ्योरी की बात करें तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इमोशनल रेवोल्यूशन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। इमोशनल रेवोल्यूशन यानी संवेगात्मक क्रांति कौन सी अवस्था से जुड़ा हुआ है? अब हमने देखा टॉय एज किससे जुड़ा है? टॉय एज हमने देखी, हमने प्री गैंग एज देखी, उसके बाद हमने गैंग एज देखी, उसके बाद में हमने इमोशनल रेवोल्यूशन एज देखी। तो आपको ये सब नोट्स में लिख लेना है कि कौन सी एज को कौन सा बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। और एज ऑफ या स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, अब वो किस किस में वो देखते हैं। टॉय एज हमने देखी थी, यानी 0 to 2 है, इन्फेंसी वाली एज। ठीक है, टॉय एज यानी 0 to 2 एज, 0 to 2 ईयर्स यानी बेबीहुड भी हमने इसको बोला। प्री गैंग एज हमने किसको बोला? अर्ली चाइल्डहुड, यानी 3 to 6 ईयर्स वाली, जो कि अर्ली चाइल्डहुड है। गैंग एज हमने किसको बोला? जो कि 7 to 11 है, जो कि लेटर चाइल्डहुड है। ठीक है, ये अर्ली चाइल्डहुड है जिसको हमने प्री गैंग एज बोला, लेटर चाइल्डहुड को हमने गैंग एज बोला। इमोशनल रेवोल्यूशन एज, एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हमने अडोलेसेंस को बोला, यानी 11 to 18 ईयर्स वाली एज को, अडोलेसेंस को हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन। इमोशनल रेवोल्यूशन एज वाली कौन सी है? इन्फेंसी नो, अडल्टहुड नहीं, अडोलेसेंस नहीं, क्योंकि वो तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की। इमोशनल रेवोल्यूशन, जब इमोशनल स्ट्रेस चेंज हुआ ही हुआ होता है, वो है चाइल्डहुड, यानी बाल्यावस्था। कौन सी स्टेज है? बाल्यावस्था। तो इमोशनल रेवोल्यूशन वाली जो क्लोजली एसोसिएटेड है, वो कौन सी एज से रिलेटेड है? 7 to 11 ईयर्स। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है 7 to 11 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच इज कॉल्ड एज गोल्डन एज। मानव विकास किस वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है? अब गोल्डन एज कौन सी इसको कहा जाता है? अभी हमने इतनी सारी एजेस पढ़ी, एक और एज है जिसको हम गोल्डन एज बोलते हैं। वो गोल्डन एज कौन सी है?
क्या वो इन्फेंसी है? नहीं। क्या वो चाइल्डहुड है? यस। क्या वो एडोलेसेंस है? नहीं। अडल्टहुड है? नहीं। शैशवावस्था? नहीं। बाल्यावस्था? हाँ। किशोरावस्था? नहीं। प्रौढ़ावस्था? नहीं। तो जो गोल्डन एज है वो किसको कहते हैं? चाइल्डहुड को। और आपको ये याद रखना है, अभी तक हमने टॉय एज देखा जिसको हम बेबीहुड या इन्फेंसी वाली एज बोल रहे हैं, हमने प्री गैंग एज देखी जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड बोल रहे हैं यानी 3 to 6 ईयर्स। उसके बाद में हमने लेटर चाइल्डहुड देखा जिसको हम गैंग एज बोल रहे हैं जो कि 7 to 11 ईयर्स है। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन वाली एज है वो हमने बताया कि वो एडोलेसेंस वाली एज है 11 to 18। गोल्डन एज हमने बताया कि वो चाइल्डहुड की है यानी बाल्यावस्था की एज है जिसको हम गोल्डन एज बोल रहे हैं। ठीक है, यानी बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्डहुड स्टेजेस, बाल्यकाल होता है। अब कौन सी स्टेज? अभी हम बार बार इन्फेंसी और चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। चाइल्डहुड कौन से साल से कौन से साल तक होता है वो देख लेते हैं। अब इन्फेंसी तो इसमें पूछा नहीं है, इसमें पूछा है चाइल्डहुड। ठीक है, तो अब ये क्या है? बर्थ टू एज, या तो इन्फेंसी हो गई यानी ये तो नहीं है। फ्रॉम 3rd ईयर टू द एज ऑफ 6 ईयर्स, ये सही है। तीसरे वर्ष से लेके 6 वर्ष चाइल्डहुड। फ्रॉम 6 ईयर्स टू द एज ऑफ 2 ईयर्स, नहीं। फ्रॉम 2 ईयर टू द एज ऑफ 10 or 12 ईयर्स, अब ये जो है 2 ईयर से है तो ये भी नहीं है, यानी इसका आंसर होगा चाइल्डहुड स्टेज 3rd ईयर से 6 ईयर्स तक। ठीक है, तो ये आपकी चाइल्डहुड स्टेज होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा सही ऑर्डर में अरेंज्ड है, कौन सा सही सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। अब हम जानते हैं सबसे पहले क्या होता है? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अर्ली, लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर आपका आ जाता है अडल्टहुड। ठीक है, तो अब अपन को इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले इन्फेंसी, ये या ये हो सकता है क्योंकि इन्फेंसी इन्हीं दोनों में पहले, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, यानी इन्फेंसी के बाद आना चाहिए चाइल्डहुड। इसमें एडोलेसेंस तो ये नहीं है, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस ये तीनों तो वैसे ही नहीं है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था ये नहीं है। इन्फेंसी, शैशवावस्था, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, एडोलेसेंस, किशोरावस्था, अडल्टहुड यानी प्रौढ़ावस्था। तो क्या है? ये सीक्वेंस एकदम सही है। पहले आपका इन्फेंसी होगा, फिर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में अर्ली और लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर अडल्टहुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ चाइल्ड ऑफ 6 or 7 years इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट अदर्स व्यू पॉइंट। 6 या 7 वर्ष का बालक है जो दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। अब ये 3 to 7 years, 6 to 7, ये कौन सी एज हुई? अब ये जानते हैं हम, ये अर्ली चाइल्डहुड हुआ। जब हमने अर्ली चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी तो उसमें हमने एक टर्म पढ़ा था, ईगो सेंट्रिज्म। अब ईगो सेंट्रिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि बच्चा जो है वो अपने टॉयज किसी को देना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने टॉयज किसी को दे दूंगा तो वो लेके चले जाएंगे, मेरे टॉयज मेरे पास नहीं रहेंगे। तो वो दूसरों को अपनी चीज़ें नहीं देता है और दूसरों के पर्सपेक्टिव भी नहीं समझता, यानी दूसरों का नज़रिया भी नहीं समझ पाता है। तो ये जो चीज़ है इसको हमने बोला था ईगो सेंट्रिज्म, जो कि बच्चा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू समझने में नहीं केपेबल होता है, नहीं समझ पाता है। तो बिकॉज ही इज़ टू यंग, नो। बिकॉज ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, नो। बिकॉज ही इज़ इमेजिनेटिव, नो। क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, नहीं। वह बहुत बुद्धिमान नहीं होता है, नहीं। क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, नहीं। क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, बिकॉज ही इज़ ईगोसेंट्रिक। जो अभी हम पढ़ रहे हैं ईगोसेंट्रिसिज्म,
इसी की वजह से बच्चा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू या दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता है, दूसरों का नज़रिया वो सुनने को तैयार नहीं होता, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है उस टाइम पे, दूसरों के बारे में नहीं। ठीक है, तो ये वाला चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cognitive powers of a child like imagination, power, intelligence, ability to take decisions are related to child's what? एक बालक है, उसकी संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के कौन से विकास से है, यानी कौन से डेवलपमेंट से आप ये कॉग्निटिव एबिलिटीज को बता सकते हैं। जैसे कि इमेजिनेशन यानी कल्पना करने की क्षमता, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, एबिलिटी टू टेक डिसीजन निर्णय लेने की क्षमता, ये सब कौन से डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, कौन से डोमेन के अंदर आते हैं, कौन से विकास के अंदर आते हैं। हमने जब विकास पढ़े थे तो हमने पढ़े थे फिजिकल, सोशल, मॉरल, इमोशनल, लैंग्वेज और कॉग्निटिव यानी मेंटल। हम इसको मेंटल भी बोल सकते हैं। पहला था फिजिकल यानी शारीरिक विकास, जिसमें हमने बात करी थी कि बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी उसकी हाइट में, उसके वेट में, उसकी मसल स्ट्रेंथ में, इन सब में वृद्धि हो। फिर जब हमने सोशल पढ़ा था तो हमने सोशल में बात करी थी कि बच्चे की इंटरैक्शन, यानी जो बच्चे का सोशल ग्रुप है, उसके फ्रेंड्स में, उसके रिलेटिव्स में, उन सब में इंटरैक्शन में डेवलपमेंट होगा। समाजीकरण मतलब सोशल यानी आपका हो गया सामाजिक विकास। ठीक है, मॉरल यानी आपका नैतिक विकास, जिसमें आप वैल्यूज की बात करते हैं, बिलीव्स की बात करते हैं, राइट और रॉन्ग की बात करते हैं। ठीक है, इमोशनल आपका डेवलपमेंट, जिसमें हम इमोशंस की बात करते हैं। ठीक है, फिर आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास, जिसमें भाषा कैसे होती है, बच्चा कैसे बोलना सीखता है, उसके बारे में बात की गई है। फिर आता है कॉग्निटिव मेंटल यानी आपका मानसिक विकास। तो ये कौन सा, तो हमने जब मानसिक विकास की बात करी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी थी, तो उसमें हमने देखा था कॉग्निटिव में क्या क्या चीजें आती हैं। चलिए देखते हैं। हमने बात करी थी कॉग्निटिव में आपका आता है इमेजिनेशन, फिर हमने बात करी थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद ने बात करी थी मेमोरी की, डिसीजंस लेने की। तो ये सब किसके अंडर आता है, मेंटल या कॉग्निटिव। फिजिकल नहीं है, शारीरिक नहीं है, सोशल नहीं है, सामाजिक नहीं है, ऑल राउंड डेवलपमेंट भी नहीं है। कौन सा हुआ, मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास। तो ये मानसिक विकास है जो आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी आपकी कॉग्निटिव पावर जैसी चीज़ों से रिलेटेड है, यानी संज्ञानात्मक शक्तियों का पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। Which of the following factors will have least influence on the emotional development of a child? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है। ठीक है, अब हम सब जानते हैं इमोशंस, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट यानी आपका संवेगात्मक विकास सबसे लीस्ट इफेक्टिव, सबसे कम प्रभाव उसका किस पे पड़ेगा, किसकी वजह से, फैमिली डेफिनेटली पड़ता है विकास पे। इकोनॉमिक कंडीशन यानी आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो आपकी इमोशनल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी, बिल्कुल करेगी। हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आप बीमार हैं तो उसका असर आपकी इमोशनल डेवलपमेंट पे भी आएगा कि आप इमोशनली भी अच्छा फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस पर भी आ रहा है। गेम्स, क्या गेम्स का कोई रिलेशन है, क्या गेम्स का कोई रिलेशन है, खेलकूद का कोई रिलेशन है, नहीं। खेल कूद का इमोशनल डेवलपमेंट पे कोई भी असर नहीं देखने मिलता, कोई भी प्रभाव देखने इमोशनल डेवलपमेंट पे नहीं मिलेगा। तो यानी गेम्स ऐसा है जिसका सबसे कम प्रभावित करेगा, प्रभाव होगा लेकिन सबसे कम प्रभावित होगा इन सब में से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, child first learns moving his head
सबसे पहले बच्चा अपना हैंड मूव करना सीखेगा, देन फिंगर्स, देन हैंड एंड फिंगर्स टुगेदर। एक बालक पहले अपना हाथ, फिर उंगलियां और फिर हाथ और उंगलियां एक साथ हिलाना सीखेगा। ठीक है, वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को इस उदाहरण द्वारा दर्शाया गया, यानी विच प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें यह पूछा गया है कि जब हमने प्रिंसिपल्स की बात करी थी तो हमने एक प्रिंसिपल देखा था। कौन सा प्रिंसिपल, हमने उस प्रिंसिपल में ऐसी बात करी थी कि बच्चा सबसे पहले हाथ उठाना सीखेगा। जैसे वो कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश करेगा, ऐसे पकड़ नहीं पाएगा लेकिन अपना हाथ उठा के बताएगा कि उसको ये चाहिए। ठीक है, जैसे सामने कप रखा है तो वो कप पकड़ नहीं पाएगा लेकिन वो दूसरों को बताने की कोशिश करेगा ऐसे हाथ को हिला के कि भाई मुझे ये कप चाहिए। उसके बाद जब उसका थोड़ा और डेवलपमेंट होगा तो वो पकड़ना सीखेगा कप को। ठीक है, तो पहले उसने हाथ का इस्तेमाल किया, फिर उसने उंगलियों का यानी इस वाले हाथ का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब वो बाद में वो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, हाथ का भी और हैंड का भी। मतलब हाथ पूरे का इस्तेमाल करेगा, जिसमें आपकी उंगलियों का इस्तेमाल भी होगा और आपके हाथ का इस्तेमाल भी होगा। ठीक है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। कॉन्टिन्यूटी तो है नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी मतलब डेवलपमेंट पूरे टाइम हो रहा है, लाइफ लॉन्ग हो रहा है, बर्थ टू डेथ, तो वो तो है नहीं इसमें। जनरल टू स्पेसिफिक भी नहीं है। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी नहीं है, यानी निरंतरता का सिद्धांत नहीं है, सामान्य से विशिष्ट का नहीं है, व्यक्तिगत मतभेदों का नहीं है। ये कौन सा है? एकीकरण का सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट हो रहा है, एकीकरण हो रहा है। पहले अकेला इसका इस्तेमाल हो रहा था, फिर इसका इस्तेमाल होने लगा, फिर दोनों का साथ में इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, जैसे अभी हमने कप वाले एग्जाम्पल में देखा, तो इसीलिए इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट जनरली प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू फुट। दिस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। विकास सामान्यतः सर से पांव की तरफ अग्रसर होता है। विकास का ये कौन सा सिद्धांत है? फिर से प्रिंसिपल की बात आ गई। देखिए, प्रिंसिपल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर में, तो आपको दोनों को बहुत बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी कौन सा प्रिंसिपल है? बायलेटरल टू यूनिलेटरल तो है नहीं, हमने कुछ पढ़ा नहीं था। जनरल टू स्पेसिफिक ये प्रिंसिपल नहीं है। तो हमने जब ये कौन से प्रिंसिपल का पार्ट है, ये पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का, यानी दिशा का सिद्धांत है, क्योंकि दिशा बता रहा है कि हेड टू टो यानी सर से पांव की तरफ, तो ये दिशा बता रहा है कि डेवलपमेंट यहां से यहां होगा। तो डेवलपमेंट कहां से कहां हो रहा है? यहां से यहां की तरफ हो रहा है, यानी सर से पैर की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये दिशा बता रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में हमने दो पढ़े थे। पहला पढ़ा था सेफेलोकॉर्डल, यानी दूसरा पढ़ा था हमने प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, ये दो हमने पढ़े थे। तो अब हमने सेफेलोकॉर्डल में क्या पढ़ा था कि सर से, यानी आपका डेवलपमेंट कहां से हो रहा है? हेड टू टो डेवलपमेंट हो रहा है, और हमने इसको क्या बोला था कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी सेंटर से पेरिफेरी की तरफ वाला जो हमने पढ़ा था वो था प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब इसमें क्या पूछा है? हेड टू टो यानी हेड टू फुट, तो क्या होगा? सेफेलोकॉर्डल यानी सर से पैर की तरफ। ठीक है, यानी बच्चा पहले सर स्टेबल करना सीखता है, फिर वो अपना बॉडी स्टेबल करना सीखेगा, फिर वो अपने पैरों को स्टेबल करना सीखता है। तो ये जो डेवलपमेंट है सर से पैर की तरफ, ये बोला जाएगा सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयर प्रेशर हैज इट्स हाईएस्ट इफेक्ट ड्यूरिंग। पीयर प्रेशर, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है, वह स्टेज कौन सी है? जब सहपाठियों का दबाव यानी आपका जो पीयर है, जो पीयर प्रेशर वो
सबसे ज्यादा कौन सी स्टेज में होता है? तो देखिए इन्फेंसी में नहीं, उसके बाद अपना आता है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड के बाद आता है लेटर चाइल्डहुड। ये मैं बार बार इसलिए करवा रही हूँ तो आपको यही याद हो जाए। फिर आता है अडोलेसेंस, ठीक है, तो अडोलेसेंस तो नहीं है, इन्फेंसी तो नहीं है। पीयर प्रेशर हाईएस्ट अर्ली चाइल्डहुड प्री गैंग एज होती है, लेकिन उसमें इतना पीयर प्रेशर नहीं होता है। लेटर चाइल्डहुड में भी गैंग एज होती है 7 to 11 ईयर्स वाली, जैसे कि हम जानते हैं ये प्री गैंग एज है 3 to 6 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे पीयर प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है, सहपाठियों का दबाव उतना ज़्यादा नहीं है। अर्ली एडोलेसेंस में भी उतना नहीं है, यानी 11 to 13 ईयर्स। जो 13 to 18 ईयर्स होते हैं लेटर एडोलेसेंस, इनमें आपको सबसे ज़्यादा पीयर प्रेशर देखने मिलेगा, यानी जो सहपाठियों का दबाव है वो सबसे ज़्यादा इस वाली एज में होगा, उत्तर किशोर अवस्था। किस में होगा? लेटर एडोलेसेंस में सबसे ज़्यादा आपको पीयर प्रेशर देखने मिलेगा, ठीक है। तो पीयर प्रेशर हैज इट्स हाईएस्ट इफेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डेवलपमेंट दैट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी। केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होने वाले विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात करी थी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की। अब जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है वो दो में है, अभी हमने देखा था सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। उसमें हमने देखा था इसमें होता है हेड टू टो, सर से पैर की तरफ। इसमें हमने देखा था सेंटर से बाहर की तरफ, यानी आउटवर्ड। यानी सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा बच्चे का, हार्ट डेवलप होगा, उसके बाद ये अपर आर्म्स डेवलप होंगे, उसके बाद लोअर आर्म्स, उसके बाद हैंड्स, उसके बाद फिंगर्स। तो ये जो है कि ये अंदर से बाहर की तरफ, यानी सेंटर टू आउटवर्ड्स, यानी सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। यानी स्पाइरल डेवलपमेंट नहीं है, लीनियर डेवलपमेंट नहीं है, रेखीय भी नहीं है, प्रॉक्सिमोडिस्टल है। दुराभिमुख, समीप दुराभिमुख डेवलपमेंट, सेफेलोकॉर्डल भी नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा डेवलपमेंट हुआ? प्रॉक्सिमोडिस्टल। कौन सा? जो केंद्र से परिधि की ओर, यानी आउटवर्ड जा रहा है आपका सेंटर से आउटवर्ड की तरफ, तो वो आपको कहलाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट दैट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी। ओके, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16-year-old Neeraj is attempting to develop a sense of himself as a separate, self-governing individual. He is developing what? 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक, स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है क्या? अब इसमें बताया एक नीरज है जो 16 साल का है, वो अपने अंदर एक खुद को अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मानने लगा है। अभी तक वो बच्चा था, अभी वो खुद को एक सेल्फ आइडेंटिटी मानने लगा है, एक इंडिविजुअल मानने लगा है। तो वो क्या डेवलप कर रहा है? क्या वो हेट्रेड डेवलप कर रहा है रूल्स के अगेंस्ट? नहीं। नियमों के प्रति घृणा? नहीं। क्या वो टीनेज एरोगेंस यानी किशोर अवस्था अक्कड़पन? नहीं। मैच्योरिटी, परिपक्वता, क्या वो मैच्योरिटी डेवलप कर रहा है जब वो सेपरेट और सेल्फ गवर्निंग इंडिविजुअल, यानी मैं खुद अपने आप की देखभाल कर सकता हूँ, मैं एक अकेला इंडिविजुअल हूँ, तो क्या वो मैच्योरिटी? नहीं। वो कर रहा है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब कि मैं अपने लिए ऑटोनॉमी डेवलप कर रहा हूँ, मैं खुद एक इंडिविजुअल हूँ, मैं खुद के डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। तो वो जो चीज़ है उसको हम बोल रहे हैं ऑटोनॉमी, ठीक है, यानी स्वायत्तता, ठीक है, कि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, मैं एक डिफरेंट इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, अपने पेरेंट्स से अलग हूँ, है ना। तो ये चीज़ कहलाएगी ऑटोनॉमी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलप्ड इन एडोलेसेंस। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोर अवस्था में नहीं होता है? अब ये आपको बताना है
कि कौन सा डेवलपमेंट एडोलेसेंस में नहीं होता है। ठीक है, एडोलेसेंस अपनी एज होती है 11 to 18 ईयर्स, उसमें किसका डेवलपमेंट नहीं होता है? इंटरेस्ट का डेवलपमेंट बिल्कुल होता है, अभिरुचियों का डेवलपमेंट, रीजनिंग पावर बिल्कुल डेवलप होती है, तर्क शक्ति, एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण की योग्यता भी डेवलपमेंट होती है। किसका डेवलपमेंट नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है, तो वो क्या होगा? ईगो सेंट्रलिज्म यानी अहम केंद्रिता। ये कौन सी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है? अभी हमने पढ़ा था पहले क्वेश्चन में, अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड यानी 3 to 6 ईयर्स, जिसको हम प्री गैंग एज भी बोलते हैं। उसमें हमने ईगो सेंट्रलिज्म की बात करी थी, जिसमें बच्चा अपने टॉय शेयर पसंद नहीं करना, बच्चे दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझते। तो उस एज को हमने बोला था, उस स्टेज को ईगो सेंट्रलिज्म, कि वो चीज़ क्या है? ईगो सेंट्रिज्म, कि बच्चा नहीं शेयर करना चाहता। लेकिन वो एडोलेसेंस में नहीं होती है। एडोलेसेंस में बच्चा अपनी चीज़ें शेयर करता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करता है। तो ईगो सेंट्रलिज्म एक ऐसी चीज़ है जो एडोलेसेंस में डेवलप नहीं होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।